of an operating leverage equal to C upon EBIT। या इसी को डिग्री में बदलते हैं, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज तो परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो देखिए इसके आपको एक चीज के प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं। अगर मैं देखो लास्ट टाइम भी अभी बताऊं, नंबर बहुत अच्छे आए, लेकिन एक तो जो प्रॉब्लम रही ना बच्चों की, वो क्या चीज की रही कि उनको थ्योरी उन लोगों ने कम पढ़ी थी, जबकि नोट्स में सारी थ्योरी कवर्ड है। ये ध्यान रखना, आप थ्योरी को भी मतलब टॉपिक की पढ़ा दो, उसके अंदर पिछला चैप्टर आपने कैपिटल स्ट्रक्चर वाला पढ़ा है, वो पढ़ा है, थ्योरी भी आपको थोड़ी लर्न करनी चाहिए। प्रैक्टिकल में तो हम लोग कर देते हैं इनको सही। देखो एक सवाल लिखो आप लोग, a manufacturing concern, a manufacturing concern a manufacturing concern product produce and sell, a manufacturing concern produce and sell 1000 units per annum, a manufacturing concern produce and sell 1000 units per annum, selling price per unit is 200, हाँ नहीं पहुंचा देशों को तो 15 मिनट में पहुंचा देशों, कोई एड्रेस तो कोई है ना पहले। ठीक है अभी पूछा गया। तो देखिए सेलिंग प्राइस 200, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 70, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी लिखो 70, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट 50,000, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट 50,000। कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लीवरेज, कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लीवरेज। कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लीवरेज। देखो क्या क्या दिया हुआ आपको, सेल्स, सेल्स के अलावा सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, ऑपरेटिंग लीवरेज पूछा है। फार्मूला सी अपॉन ईपीआई लगाते तो है, लेकिन सी ध्यान रखना पर यूनिट नहीं लगाएंगे, सी ईपीआई ये सारा लगाएंगे। तो आप इसका एक स्टेटमेंट बना लिया करो, जैसे सेल्स कितनी है आपको बताओ, 1000 यूनिट है क्या, एक यूनिट का कितना है सेलिंग प्राइस 200, कितना हो जाएगा सारा 2 लाख, लेस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है 70 है क्या, 70, 1000 यूनिट कितनी हो गई 70,000, सी कितना आ गया कॉन्ट्रीब्यूशन 1,30,000, फिक्स कॉस्ट कितनी है, फिक्स कॉस्ट 50,000, और फिक्स कॉस्ट घटाएंगे तो क्या आ जाएगा ईबीआईटी, तो बताया था ना स्टेटमेंट, कितना आ गया ईबीआईटी 80,000। अब फार्मूला लगा सकते हो आप, क्या लग जाएगा सी अपॉन ईबीआईटी, सी तो कितना आ गया 31 और ईबीआईटी कितना है 80,000, कितना आ गया 1.625, 1.625, क्या आ गया ऑपरेटिंग लीवरेज 1.625।
लिखिए क्या? देखो इसका एक कंक्लूजन लिख पा रहा हूं मैं आपको साथ में, अगर आपने लिख लिया हो तो। ये रेशियो जितना छोटा है उतना अच्छा है या बड़ा है उतना अच्छा है? छोटा या बड़ा? अरे ये रेशियो मैंने आपको कल ही बोला होगा, जितना ज्यादा बड़ा है उतना ही क्रम के लिए खतरनाक होता है। ये वैसे बीच का डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच का? फिक्स कॉस्ट। तो ये जितना बड़ा है इसका उतनी ज्यादा फिक्स कॉस्ट है ना? मान लो 1 30 और बटा के नीचे मान लो सिर्फ 30,000 होते, तो आंसर कितना आ जाता? 4 पॉइंट समथिंग। जितना ज्यादा रहेगा उतना ही अच्छा है। हाँ तो देखिए, ये आपको ये बताता है कि जितना ज्यादा ये रेशियो आएगा उतना ही नुकसानदायक है। इसका देखो एक कंक्लूजन कैसे निकालते हैं। ये 1.625 आया ना, इसका कंक्लूजन ये है कि आपकी बिक्री में, नीचे एक नोट लिख लो, कंक्लूजन, कंक्लूजन करके लिखो, इफ इफ सेल इंक्रीज, if cell increase by 1, if cell increase by 1 times, if cell increase by 1% कर लो, by 1%, then if cell increase by 1%, then EBIT, then EBIT will increase, then EBIT will increase by, if cell increase by 1%, then EBIT will increase by 1.625%. Then EBIT will increase by 1.625%. Risk is higher. ये क्या बता रहा है? रिस्क ज्यादा है, रिस्क इज हायर। जानते हो इसके अंदर कैसे पता चला आप कहोगे कि सर ये 1.625 से आपने कैसे आइडिया लगाया कि कम ज्यादा है? तो वो ध्यान दीजिए, आप लोगों को इसमें ये पता चला ना कि इसका फार्मूला ये भी होता है, होता है कि नहीं? अब आंसर इस फार्मूले से निकालो चाहे इससे निकालो, सेम ही आना है। ये तो तब लगेगा जब आपको दो अलग अलग चीजें दो, वरना कौन सा लगा रहा है? अब इस फार्मूले का रिलेशन आपको क्या पता चला? मान लीजिए आपका आंसर आएगी इस फार्मूले, आप ये सोच लो कि इस फार्मूले से आएगी आंसर, इससे ना कि आपने किसको लगाया? इसको। तो इसका मतलब आंसर को ऐसे भी लिख सकते हो क्या? कोई भी चीज है उसके बट्टा के नीचे 1 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बट्टा 1 लगाने से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपके आंसर क्या है? 1.1625 बटा 1। इसका मतलब अगर सेल्स में 1 बढ़ाओगे तो ईबीआईटी कितना बढ़ जाएगा? 1.625 बढ़ जाएगा कि नहीं? सेल्स में ये दोनों का चेंजिंग तो बताता है। अब सेल्स में अगर कितना परसेंट बढ़ाते हो? 1, तो ईबीआईटी कितना बढ़ जाएगा? 1.625। आप कहोगे कि सर ये तो अच्छी बात ही है, नहीं है। इसको उल्टा भी सोचो, अगर सेल 1% गिरेगी ना तो प्रॉफिट कितना गिर जाएगा? 1.6 गुना गिर जाएगा। तो रिस्क ज्यादा होगी कि कम होगी? ज्यादा। ये 1 से कम आया हुआ अच्छा रहता है, ये 1 से आंसर ज्यादा आएगा ना 1.6, इसका मतलब
दोनों तरीके हैं। रिस्क किसको बोलते हैं? और सबसे ज्यादा प्रॉफिट होने का भी चांस ज्यादा है, तो लॉस का भी चांस ज्यादा है। 1% सेल बढ़ाओगे, रिस्क कितनी बढ़ रही है? 1.6। प्रॉफिट 1.6 बढ़ेगा या 1.6 गिरेगा? तो वो 1.6 की रिस्क आ गई। बता सकते हो क्या? आपको कोई पूछे, आपको हालांकि इसके कंक्लूजन की ओर गिरता होगा आगे, लेकिन रियल में जो भी आंसर आए ना, उस आंसर को क्या मानना कि सेल्स बढ़ेगी तो ईबीआईटी इतना गुना बढ़ेगा। ये आंसर 2 आ जाते तो 2 आने का मतलब सेल्स 1 बढ़ेगी तो प्रॉफिट कितना बढ़ेगा? 2। सेल्स 10 बढ़ेगी तो सेल्स अगर 10% बढ़ गई तो प्रॉफिट कितना बढ़ेगा? 20। सेल्स का दुगुना 20, तो वो हो जाएगा। इनके आधार पर सवाल भी बनवाएंगे। पहले आप सिंपल सवाल लिखो, दूसरा एग्जाम्पल लिखो। सेलिंग प्राइस 14 रुपी। सेलिंग प्राइस 14 रुपी। वेरिएबल कॉस्ट 9 रुपया। सेलिंग प्राइस 14 रुपया, वेरिएबल कॉस्ट 9 रुपया। फिक्स कॉस्ट 10,000। फिक्स कॉस्ट 10,000। फिक्स कॉस्ट 10,000। यूनिट सोल्ड इन फर्स्ट पीरियड। यूनिट सोल्ड इन फर्स्ट पीरियड 2500। यूनिट सोल्ड इन फर्स्ट पीरियड 2500 एंड सेकंड पीरियड, फर्स्ट पीरियड 2500 और सेकंड पीरियड में लिखो 3000। यूनिट सोल्ड है फर्स्ट पीरियड में 2500 और सेकंड पीरियड में 3000। फर्स्ट पीरियड और सेकंड पीरियड की यूनिट भी आपको देगी। कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज। कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज। देखो इसमें 2 पीरियड की दी हुई है क्या डिटेल? चेक करो कितने पीरियड की दी हुई है डिटेल? 2500 यूनिट और दूसरे पीरियड की कितनी देर की आपको? 3000। तो 2 अलग अलग पीरियड की मानेंगे और अलग अलग पीरियड की है तो कौन सा फार्मूला लगाए हम लोग? अलग अलग पीरियड की डिटेल हो तो आपको ये सेकंड वाला लगाना है। कैसे लगाओगे वो देखिए। पहले डिटेल जो दी है उनको सिस्टमैटिकली लिख देते हैं। तो अलग अलग पीरियड है, एक पीरियड में कितनी यूनिट की है? पहले में 2500, दूसरे में 3000। इस फार्मूले के लिए भी ईबीआईटी चाहिए और क्या चाहिए? सेल्स। पहले सेल्स कितनी कितनी है देखो। सेलिंग प्राइस पता है क्या इसमें? सेलिंग प्राइस 14, तो 14 को इंटू कर दो 2500 और इधर 14 को इंटू कर दो 3000, तो लिखा है 35 और 42,000। नेक्स्ट करो वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 9। 2500 यूनिट को गुणा कर दो 22,500। 9 इंटू 3000 तो 22,000। अलग अलग पीरियड की हो तो ये फार्मूला लगाना है। कितने बच्चे? 12,500। क्या आ गया? सी। लेट्स करो फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 10,000। 10,000 कितना आ गया? 2500 और 5,000। ये क्या आ गया? ईपीआई। पहले वाले में तो आ गया सेल्स और बाद में निकाल दिया ईपीआई। अब देखो इसमें परसेंटेज चेंज, वो कैसे निकालोगे? परसेंटेज चेंज आपको देखो फार्मूला दूसरे नंबर और दूसरे नंबर वाले में परसेंटेज चेंज की ईपीआई। तो पहले मेरे को ये लिखना तो परसेंटेज चेंज ईपीआई में कितना है? ईपीआई 2500 से 5000 हो गया ना, कितना बढ़ा?
2500 से 5000, 2500 ही बढ़ गया, बटा पुरानी क्वांटिटी कितनी है पहले वाले लेवल की, 2500 बटा 2500 इंटू 100, 2500 से 5000 हो गया तो 2500% ही बढ़ गया, 2500 रुपया बढ़ गया तो कितना हो गया 2500 तो चेंज बटा में पुराना भी 2500 इंटू 100, 100%। और परसेंटेज चेंज सेल्स में भी बताओ, सेल्स 35,000 से 42,000 हो गई, कितनी बड़ी 7,000, बट्टा के नीचे 35,000 पुरानी वाली और इंटू 100, 20 आया क्या। अब फार्मूला लगा दो, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी और परसेंटेज चेंज इन सेल्स, कितना आ गया 5 गुना, बहुत ज्यादा रिस्क है इस पर, मतलब सेल्स में 20% बढ़ोतरी की तो ईबीआईटी 100 बढ़ गया, इसका मतलब हो गया सेल्स अगर 1% बढ़ी तो बताओ, अगर सेल्स 1 बढ़ी तो ईबीआईटी कितना बढ़ जाएगा 5 गुना, 5 क्या आंसर आता ना उतने को देखा आंसर और किस लिए निकाले, 5 आंसर आया, इसका मतलब 5 गुना चेंज होगा, सेल्स 1% बढ़ेगी तो ईबीआईटी 5 गुना 5, सेल्स अगर 10% बढ़ेगी तो ईबीआईटी 5 गुना 50, जितना भी आंसर आया उसको गुणा कर दो सेल्स में होने वाले चेंज, तो लिख लो ये। इसलिए क्या दूसरे लिवरेज में, चलो फिर स्टार्ट करते हैं, देखो सेकंड सेकंड आता है फाइनेंशियल लीवरेज, सेकंड स्टार्ट हो रहा है फाइनेंशियल लीवरेज। आपको स्टेटमेंट को अच्छे से याद है क्या, कल आपको बताया था वो, यस सर, क्या था उसका पूरा फॉर्मेट, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, क्या जाता था सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन
less fixed cost other than interest, fixed operating cost. If EBIT, if interest, if tax, EBT, earning before tax, if tax, defense duty, if EAT, if less preference share dividend, if EA, PE asset, if number of equity share, इक्विटी शेयर का बात देने के बाद ईपीएस, इसमें ये पूरा काम आ सकता है, ये फार्मूला पूरा फॉर्मेट भी काम में लेना पड़ सकता है अगर दो अलग पीरियड हो तो। देखिए कैसे, फाइनेंशियल लीवरेज किस किस का डिफरेंस बताएगा वो आपको बताता हूं। पहले आपने ऑपरेटिंग लीवरेज पढ़ा है, पहले ऑपरेटिंग लीवरेज जो था ओएल, वो तो फार्मूला क्या रखता था, सी अपॉन ईपीआईटी। उसमें तो आप सी तो ये रहा और ईपीआईटी ये रहा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते थे। क्या होता था डिफरेंस, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, मतलब ये लीवरेज किसकी वजह से उत्पन्न होता था, फिक्स ऑपरेटिंग खर्चों की वजह से। फिक्स ऑपरेटिंग खर्चे जिसमें ब्याज नहीं शामिल है, व्यवसाय के दूसरे खर्चे जिनको हम बिजनेस रिस्क बोला था कल, जिसमें फिक्स खर्चों में इंटरेस्ट, फिक्स खर्चों में रेंट आ गया था, इंश्योरेंस, सैलरी, वो जो फिक्स खर्चे वो जितने ज्यादा होंगे उतना ही ये लीवरेज क्या होगा, ज्यादा आएगा। जितना खर्चा ज्यादा उतना ही लीवरेज ज्यादा। आज जो निकालेंगे एफआई, फाइनेंशियल लीवरेज, इसका फार्मूला अभी आपको मैं लिखवाऊंगा। सिंपल फार्मूला होता है ईपीआईटी अपॉन ईबीटी। तो ये किसकी वजह से उत्पन्न होगा, सोचो, ईपीआईटी और ईबीटी का डिफरेंस, इसकी वजह से। तो कौन सा, इंटरेस्ट का खर्चा। ये जितना ज्यादा होगा उतना ही इसका आंसर ज्यादा आएगा। तो ये कौन सी रिस्क को बताता है, फाइनेंशियल लीवरेज। कल आपको बताया था फाइनेंशियल रिस्क, ये किसको बताएगा, फाइनेंशियल रिस्क, कि आपके व्यापार के फिक्स इंटरेस्ट का खर्चा कितना है, वो जितना ज्यादा होगा उतना ये रिस्क ज्यादा उठाएगा। ये किस वजह से उत्पन्न होती है, सोचो, इंटरेस्ट की रिस्क। जितना ज्यादा बोरोइंग, जितना ज्यादा डेट काम में लेगी उतनी ज्यादा ये रिस्क बढ़ जाएगी। इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल लीवरेज। आपने कैपिटल स्ट्रक्चर में भी पढ़ा था, फाइनेंशियल लीवरेज बढ़ जाता है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ गई, जितना ज्यादा डेट इस्तेमाल किया था। तो देखिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, पहले थ्योरी की बात कर लेते हैं। ये लीवरेज एक्टिविटी, ये वो लीवरेज होता है, ये करा है लीवरेज एक्टिविटी विद फाइनेंशियल एक्टिविटी, जो फाइनेंशियल एक्टिविटी से जुड़ी हुई है, इसे फाइनेंशियल लीवरेज कहते हैं। वो तो होता था, ध्यान रखो, ऑपरेटिंग लीवरेज जो था वो तो फिक्स असेट्स की वजह से उत्पन्न होता था। ऊपर वाले की आप ऑपरेटिंग लीवरेज की तो एक विशेषता भी लिख लो, आप लोग ऊपर एक लिख लो ऑपरेटिंग लीवरेज के अंदर, पॉइंट नहीं बनाए लेते, फिर उसके बाद फाइनेंशियल लीवरेज की बात बताता हूं। ऑपरेटिंग लीवरेज के अंदर पहली बात लिखो, रिलेटेड विद असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, रिलेटेड विद असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। वो बैलेंस शीट की असेट से जुड़ा हुआ होता था, फिक्स ऑपरेटिंग खर्चे आते थे इसमें, तो असेट साइड को कोरिलेट करता था। रिलेटेड विद असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। दूसरा, रिलेशन विद बीईपी, रिलेशन विद बीईपी, बीईपी से भी संबंध होता था उसका सीधा सीधा। थर्ड, मेजर द बिजनेस रिस्क, मेजर द बिजनेस रिस्क, और किसको मापता था, बिजनेस रिस्क को, ऑपरेटिंग रिस्क या बिजनेस रिस्क को, फाइनेंशियल खर्चों को नहीं। उसमें व्यवसाय के फिक्स खर्चे हम देखते थे, जो ऑपरेटिंग नेचर के खर्चे होते थे। ऑपरेटिंग नेचर के खर्चे होते हैं असेट से जुड़े हुए, जैसे असेट्स पे लगने वाला अपने को कोई भी डेप्रिसिएशन, असेट्स पे लगने वाले अपने को कोई भी खर्चे जैसे किराया भाड़ा वगैरह, वो सब, इंश्योरेंस। अब आ रहा है फाइनेंशियल लीवरेज। ये लीवरेज फाइनेंशियल असेट से जुड़ा हुआ होगा। फाइनेंशियल असेट्स को हम लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं, जैसे इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ होता है, इंटरेस्ट को कहां दिखाते हैं, लायबिलिटीज में, असेट्स में।
इंटरेस्ट किससे संबंध रखता है? डिबेंचर से, डिबेंचर या लोन, और वो लोन कहाँ दिखाया जाता है? लायबिलिटीज में। तो देखिए फाइनेंशियल लीवरेज रिप्रेजेंट, ये बताता है रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनीज ईबीआईटी, किस किस में संबंध बताता है? ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसी को बोलते हैं। याद होगा आपको ईबीआईटी को क्या बोला जाता है? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एंड अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, और साथ ही साथ किसमें बताएगा? ईबीटी बोला है मैंने, लेकिन प्रेफरेंस शेयर हो तो प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड भी घटाएंगे, अभी बताऊंगा मैं आपको। तो ईबीआईटी और ईबीटी में रिलेशन बताता है, या ईबीआईटी और अर्निंग टू शेयर होल्डर के बीच का रिलेशन बताता है। फाइनेंशियल लीवरेज इज डिफाइंड, फाइनेंशियल लीवरेज को हम बता सकते हैं एज द एबिलिटी ऑफ ए फर्म, ये हमारे को वो एबिलिटी बताता है फर्म की टू यूज फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस, कि हम कितना फाइनेंशियल चार्जेस वहन कर सकते हैं, टू मैग्नीफाई द इफेक्ट ऑफ चेंज इन ईबीआईटी ऑन द अर्निंग पर शेयर, ये ईबीआईटी और अर्निंग पर शेयर का रिलेशन बताएगा। द यूज ऑफ लॉन्ग टर्म फिक्स असेट्स, जितनी ज्यादा हम लॉन्ग टर्म की फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग डेब्ट कहां में लेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहां में लेंगे, अलॉन्ग विद शेयर कैपिटल, इज कॉल्ड फाइनेंशियल लीवरेज, इसे क्या कहा जाएगा? फाइनेंशियल लीवरेज। क्या ट्रेडिंग और इक्विटी भी कर सकते हैं? पहले आप इसको दो लाइन पढ़ने के पहले, क्योंकि थ्योरी में थोड़ा हार्ड लिखा हुआ है, आप पहले इसका फार्मूला समझो। फाइनेंशियल लीवरेज उत्पन्न होता है जहां अपना इंटरेस्ट से, और अगर आपके पास प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर पे भी फिक्स खर्चा होता है, तो प्रेफरेंस शेयर से। तो ध्यान देना इसका फार्मूला, एक तो ये लग सकता है, ये तो तब लगेगा नो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अगर सवाल में क्या नहीं दी हो, प्रेफरेंस शेयर नहीं हो तो। दूसरा, अगर प्रेफरेंस शेयर हो तो प्रेफरेंस शेयर की तो फिक्स खर्चा आएगा ना, बैठाया आपने नीचे प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, तो फार्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्या लगेगा? फाइनेंशियल लीवरेज बराबर ईपीआईटी बटा ईपीआईटी। एक देखो इसका ही फार्मूला, पहले मैं एक दूसरा इसका ही बनाता हूं, ईपीआईटी बटा ईपीआईटी माइनस आई भी लिख सकते हो क्या इस फार्मूले को? दोनों में फर्क है क्या इस फार्मूले में, ऊपर वाले में? ईपीआईटी और बटा ईपीटी, यहाँ ईपीआईटी बटा ईपीआईटी माइनस आई कर दिया, तो ईपीटी आई को बचाने में भी पाता है, तो ये फार्मूले में भी और इसमें तो दोनों में सेम ही बात होगी, ईपीआईटी बटा ईपीआईटी माइनस आई। ऐसे ही इधर अगर प्रेफरेंस शेयर हो तो ईपीआईटी माइनस आई तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको, ईपीआईटी माइनस आई, ये तो सेम ही फार्मूला हो गया, माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, शॉर्ट में क्या बोल सकते हो उसको? पीटी बट्टा 1 माइनस टी लगेगा इसमें, बट्टा 1 माइनस टी। बट्टा 1 माइनस टी का मतलब क्या हो गया? ये प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड टैक्स घटाने के बाद घटाते, तो 1 माइनस टी का अगर कहीं भाग लगता है ना, उसका नाम बिफोर टैक्स बना रहे हैं, 1 माइनस टी से गुणा करते हैं कहीं तो आफ्टर टैक्स बनाने की, और 1 माइनस टी का भाग लगता है तो इसका मतलब इसको क्या बना रहे हैं? टैक्स को इग्नोर कर रहे हैं, इसका क्या कर रहे हैं? टैक्स को इग्नोर। आप ये फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो क्या? देखो नीचे ईपीआईटी बट्टा ईबीटी माइनस पीडी बट्टा 1 माइनस टी, कोई फर्क है क्या इन दोनों में? बताओ। तो ईपीआईटी माइनस आई, यहाँ इस चीज का मैंने क्या लिख दिया? ईपीटी, बात तो एक ही है, आई को घटाओगे तो क्या आ गया? ईपीटी, और माइनस क्या करना आपको? प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड बट्टा 1 माइनस टी। और तीसरा एक फार्मूला और लगेगा, जब दो अलग अलग पीरियड की डिटेल, 2 पीरियड, पिछले में याद है क्या? 2 पीरियड की डिटेल थी तो क्या लगाया था? ऑपरेटिंग लीवरेज में परसेंटेज चेंज इन ईपीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ईपीआईटी और सेल्स वो रिलेशन था, यहाँ पे लग जाएगा, ध्यान देना, ऑपरेटिंग फाइनेंशियल लीवरेज है डीएफएल, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईपीआईटी, ये फार्मूला लग जाएगा अगर दो अलग अलग पीरियड की डिटेल दी हो तो। परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज ईपीआईटी, फार्मूला चेंज लग गया, ध्यान रखना, उसमें ईपीआईटी ऊपर सेल्स नीचे थी, इसमें क्या आ जाएगा? ईपीएस ऊपर और ईपीआईटी नीचे। फार्मूले में कुछ समझ में आ रहा है क्या आपको?
पहले शुरू के दो फार्मूले देखो, दो फार्मूले को देखने से आप क्या निष्कर्ष निकालते हो कि सर ये क्या चीज का रिलेशन बताता है कि फर्म का ईबीआईटी कितना, ऊपर तो सब ईबीआईटी है और बटा के नीचे क्या है, या तो इंटरेस्ट हो तो इंटरेस्ट को घटाने के बाद ईबीटी के साथ संबंध बताता है, ईबीआईटी का किसके साथ, ईबीटी। ये दोनों भी नीचे सेम ही लिखा हुआ ईबीआईटी बटा ईबीटी। और अगर सर प्रेफरेंस शेयर भी हो तो ईबीआईटी का किसके साथ रिलेशन बताएगा, ईबीआईटी माइनस आई माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। अब प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड ही घटा दिया तो क्या बचा, फिर इक्विटी शेयर होल्डर के लिए अर्निंग बचा, तो ईबीआईटी और बटा के नीचे इक्विटी शेयर के लिए जो अर्निंग बचा उन दोनों के बीच में रिलेशन बताता है। ईबीआईटी बटा ईबीआईटी माइनस आई, या इसके क्या ईबीटी भी बोल दो, चाहिए की बात है, और माइनस क्या करना है, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड बटा 1 माइनस टी। याद कर लो कि क्या फार्मूला, प्रेफरेंस शेयर नहीं हो तो ये लगाओ, प्रेफरेंस शेयर हो तो ये दोनों अलग थोड़ी है, ये तो सेम ही है। ईबीआईटी माइनस आई को मैंने क्या लिख दिया, ईबीटी, और अगर दो पीरियड की डिटेल लिखी हो तो वो। अब इससे रिलेशन क्या पता चल रहा है, आंसर जो आएगा वो क्या बताएगा कि ईबीआईटी में 1% चेंज हुआ तो ईपीएस में कितना चेंज होगा वो बताएगा। क्या बेटा, नीचे वाली चीज जैसे ईबीआईटी में 1% चेंज हुआ और आंसर आएगा 4, तो इसमें ईपीएस में कितना चेंज हो जाएगा, ईपीआईटी में 1 होगा तो ईपीएस में 4 गुना चेंज हो जाएगा, 4%। आप साइड इसमें फार्मूले सारे नहीं लिखे थे, बाद में लिख लेना, पहले मैं 2 लाइनें थ्योरी की पढ़ देता हूं। देखो इसमें ये लीवरेज एक्टिविटी विद फाइनेंशियल एक्टिविटीज कॉल्ड फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज रिप्रेजेंट, ये जो लीवरेज है वो रिलेशनशिप बताता है इसके बीच में ईबीआईटी और बटा के नीचे क्या आ जाएगा, अर्निंग अवेलेबल टू शेयर होल्डर, मतलब इंटरेस्ट भी घटा दो और प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड भी घटा दो, तो घटाने के बाद क्या बचा, इक्विटी शेयर का। फाइनेंशियल लीवरेज इज डिफाइंड, ये क्या बताता है दोस्तों, एबिलिटी ऑफ ए फर्म टू यूज फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस टू मैग्नीफाई द इफेक्ट ऑफ चेंज इन ईपीआईटी ऑन द अर्निंग पर शेयर। ये किस चीज का किस पे असर पड़ता है, ईपीआईटी में चेंज होने का ईपीएस पे क्या असर पड़ेगा वो अपने को ये बताएगा कि ईपीआईटी में 1% चेंज हुआ तो ईपीएस में कितना हो जाएगा। द यूज ऑफ लॉन्ग टर्म फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग डेट, इसकी लाइन पढ़िए, जितना ज्यादा डेट को यूज करोगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को यूज करोगे अलोंग विद शेयर कैपिटल इज कॉल्ड फाइनेंशियल लीवरेज, उसे क्या कहेंगे, फाइनेंशियल लीवरेज। डेट और प्रेफरेंस शेयर का इस्तेमाल करना। इट इज आल्सो कॉल्ड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, इसको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी कहते हैं। आपको याद है कि पिछले चैप्टर में पढ़ा था ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, जब इक्विटी और डेट दोनों को अगर मिक्स करके काम में ले तो उसे क्या कहा जाता है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। फाइनेंशियल लीवरेज में भी फेवरेबल, ये फेवरेबल भी हो सकता है तो ये कह रहा है अनफेवरेबल भी होता है, डिपेंड करता है आपने कितना ज्यादा फंड काम में दिया है। फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज अगर फेवरेबल कब माना जाएगा, when जब कंपनी अर्न मोर ऑन द असेट्स परचेज विद द फंड, अगर कंपनी ज्यादा कमा रही हो, आपने डेट काम में लिया और उससे अर्निंग ज्यादा कमा रही हो तब तो ये अच्छा है। देन द कॉस्ट ऑफ यूज, जितना खर्चा आ रहा है ब्याज का उससे ज्यादा अगर आप कमा रहे हो तब तो अच्छी बात है। Hence it is called positive financial leverage, इसको तो बोलेंगे पॉजिटिव लीवरेज। जब आपने मान लो डिबेंचर जारी किए 50,000 के, उन पे ब्याज साल का चुकाना है मान लो 5,000 का, और 50,000 के डिबेंचर से कमाई आपने जो करी 5,000 के खर्चे की तुलना में 8,000 की कमाई करी, कमाया तो 8,000 का, तो ब्याज कितना चुकाना है 5,000, तब तो वो फेवरेबल है। फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज अगर ये तब होता है जब कंपनी एसेट्स खरीद के ज्यादा कमाती है उस फंड से, तब तो फेवरेबल है। अनफेवरेबल लीवरेज कब होता है, व्हेन द कंपनी डज नॉट अर्न, जब कंपनी नहीं कमा पाती हो एज मच एज द फंड कॉस्ट, जितना फंड की लागत है उतना नहीं कमा पा रही हो तो उसे क्या कहेंगे, नेगेटिव लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फार्मूला, फार्मूला तो मैंने आपको लिख दिया, फार्मूला काम में आता है। ठीक है ना, आगे यूज देखिए फाइनेंशियल लीवरेज का क्या यूज दे रखा है। फाइनेंशियल लीवरेज हेल्प टू एग्जामिन द रिलेशनशिप, ये किस किस का रिलेशन बताता है, ये दरवाजे में देखा करो डिग्री में क्या क्या चीज का रिलेशन, ईपीआईटी और ईपीएस का। फाइनेंशियल लीवरेज मेजर द परसेंटेज ऑफ चेंज इन इनकम टू द परसेंटेज चेंज इन ईपीआईटी, इन दोनों का रिलेशन बताता है। इफ द फर्म अक्वायर, अगर फर्म जो है
फिक्स फंड को खरीदती है हायर कॉस्ट पे और अर्निंग जो होती है उसकी तुलना में, तो आपको अर्निंग जो है पर शेयर वो घट जाएगी। अगर ज्यादा कॉस्ट वाला आपने फंड खरीद लिया, अर्निंग कम हो रही है तो उसका नुकसान हो जाएगा। दोनों के बीच में डिफरेंस भी दे रखा है देखो आपको। ऑपरेटिंग लीवरेज इज एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। ऑपरेटिंग लीवरेज तो किससे उत्पन्न होता है? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से, आपका फिक्स असेट्स की वजह से उत्पन्न होता है। फिक्स असेट्स में आपको खर्चे जो लगते हैं, उनका किराया, भाड़ा, वो सब आपके ऑपरेटिंग लीवरेज में आ जाते हैं। फाइनेंशियल लीवरेज किससे संबंध रखता है? फाइनेंशियल एक्टिविटी। कैश फ्लो में फाइनेंशियल एक्टिविटी आपने सुनी हो, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, उनसे संबंध कौन सा रखता है? फाइनेंशियल लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज कंसिस्ट ऑफ फिक्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग लीवरेज किससे जुड़ा हुआ है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से फिक्स। और ये फाइनेंशियल लीवरेज किससे जुड़ा हुआ है? फिक्स फाइनेंशियल एक्सपेंसेस से। इट रिप्रेजेंट द एबिलिटी टू यूज फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट की एबिलिटी को बताता है, जबकि फाइनेंशियल लीवरेज ये फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट को बताता है। ऑपरेटिंग लीवरेज ये कैसे आता है? सी अपॉन ईबीआईटी। और वो कैसे आता है? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट रिजल्टिंग फ्रॉम ए परसेंटेज चेंज इन सेल्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। डीओएल का फार्मूला क्या था? डीओएल का ईबीआईटी अपॉन चेंज इन सेल्स, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन सेल्स। दूसरी तरफ फाइनेंशियल लीवरेज में क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ऑपरेटिंग लीवरेज डिपेंड अपॉन फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। ये किस पे निर्भर करता है कि आपकी फिक्स कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है, वेरिएबल। और फाइनेंशियल लीवरेज किस पे डिपेंड करता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट और फिक्स कॉस्ट पे। टैक्स रेट और इंटरेस्ट रेट का कोई असर नहीं पड़ता इस पे, टैक्स कोई रिलेशन नहीं रखता था ऑपरेटिंग लीवरेज में। इंटरेस्ट का भी कोई काम नहीं था, इंटरेस्ट को घटाते थोड़ी थे। जबकि फाइनेंशियल लीवरेज में किसका असर पड़ेगा? टैक्स का और इंटरेस्ट का असर पड़ेगा। टैक्स की रेट भी काम में लिया आपने, जानो तो 1 - t, और इंटरेस्ट भी काम में लेते हैं -i। तो इन दोनों के आधार पर एक दो सवाल लिखो और पहले फार्मूले नोट कर लेना। फार्मूला जो मैंने लिखवाया ना, सारे नहीं लिखे हुए, आप नोट कर लेना इनको एक दो। क्वेश्चन लिखवा दूं क्या? लिखो।
Calculate the financial leverage. Calculate the financial leverage with the help of following information. Calculate the financial leverage with the help of following information. इंटरेस्ट 5,000 रुपए, इंटरेस्ट 5,000, सेल्स 1,000 यूनिट और आगे रुपए दिए हुए 50,000 रुपए। सेल्स यूनिटों में कोई 1,000 और रुपए है 50,000। वेरिएबल कॉस्ट 25,000, फिक्स कॉस्ट 15,000, वेरिएबल कॉस्ट 25 और फिक्स कॉस्ट 15,000। क्लियर? देखो आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट में ध्यान रखना होगा। जैसे सेल्स कितनी दी है 50,000 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट कितनी दी है, नहीं लिखा क्या सवाल? इंटरेस्ट 5,000, वेरिएबल कॉस्ट 50, वेरिएबल सेल्स 50,000, वेरिएबल कॉस्ट 25,000 और फिक्स कॉस्ट 15,000। पहले वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे, कितनी है 20, 25, वेरिएबल कॉस्ट 25,000 बताओ, 25,000 आ गया 80। फिर फिक्स कॉस्ट कितनी है, फिक्स कॉस्ट 15,000, वो भी बताओ कितनी आ गई 10,000, या आ गया ईपीआईटी। फिर इंटरेस्ट बताओ, इंटरेस्ट कितना है 5,000, तो ईबीटी कितना आ गया 5,000। तो अब लगा सकते हैं फार्मूला, पहले वाला ही लग जाएगा, प्रेफरेंस शेयर तो नहीं, क्या लगा दो ईपीआईटी अपॉन ईबीटी 10,000 बटा 5,000 कितना आ गया, तो ईपीआईटी अपॉन ईबीटी 2 आ गया। अगला एक एग्जांपल और लिखो, next a company has the following capital structure, a company has the following capital structure, इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए, इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये भी 2 लाख, 8% डिबेंचर, 8% डिबेंचर 2.5 लाख, the present EBIT 8 लाख, present EBIT 8 लाख, टैक्स रेट 50%, टैक्स रेट 50%, कैलकुलेट फाइनेंशियल लीवरेज, कैलकुलेट फाइनेंशियल लीवरेज। देखो आपकी बात प्रेफरेंस शेयर की दिया है, फाइनेंशियल लीवरेज पूछा है, ईपीआईटी दिया होगा तो ये स्टेटमेंट नहीं चाहिए, ईपीआईटी से काम हो जाएगा सीधा। देखिए कैसे, प्रेफरेंस शेयर दिए हुए तो फार्मूला कौन सा लगाओ, ये कोई सा भी लगा दो। ईपीआईटी कितना दिया हुआ आपको, ईपीआईटी कितना दिया हुआ है 1 लाख, बट्टा वापस ईपीआईटी लिख लो 1 लाख माइनस आई कितना होगा, डिबेंचर 2.5 लाख के 8% रेट है, तो 2.5 लाख का 8% आई निकालो 20,000,
माइनस प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड भी निकालो। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड 2 लाख का 10% कितना हो जाएगा 20,000 बट्टा 1 माइनस टी टैक्स क्रिएटर 0.5 ये भी लगाओ। चालीस हजार सामने की बताओ तो 1,40,000 2.5 आ गया होगा। तो 2.5 आ गया आंसर। और कल बताता हूँ उसके अंदर एक तो एग्जाम्पल अच्छे और लेंगे इसमें, फिर कंबाइंड लीवरेज में चलेंगे। थ्योरी पढ़ना, फार्मूले याद करना इनके। कल क्लास लगाऊं या छुट्टी करूं? कल संडे है। लगा लो सर। ठीक है, पिक्सू का वाला ये टाइम रहेगा 7 बजे वाला ही। देख लूंगा टाइम का तो और मैसेज कर दूंगा 7 की जगह अगर 8 हुआ मैसेज आ जाएगा।